जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर थ्रेड्स कौन से हो सकते हैं। आप समझते हैं कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो आपकी एग्जीक्यूशन हो रही है या जो टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं, डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस वो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा कर्नल चल रहा है जो कि सिस्टम के ऊपर चल रहा है। तो अगर इन प्रोसेसेस को या कर्नल को इफ़ेक्ट किया जाए, डैमेज किया जाए, तो डेफिनेटली अटैकर्स की जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होती है वो यही है कि आपके सिस्टम के ऊपर जो प्रोसेसेस या जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको किसी तरह से डैमेज किया जाए, उस तक एक्सेस हासिल की जाए, ताकि आपके रिसोर्सेज को, सिस्टम के रिसोर्सेज को ईजीली एक्सप्लॉयट किया जा सके। प्रोग्राम थ्रेड्स की डिफरेंट किस्म की वेरिएशंस हैं, डिफरेंट किस्म के नेम्स हैं, डिफरेंट किस्म की डैमेजिंग क्राइटेरिया है। यानी कि आपके सिस्टम को डैमेज करने के लिए डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स आपके जो प्रोग्राम के जो वायरस हैं या थ्रेड्स हैं वो डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इनमें से कुछ क्लासिफिकेशन की गई है। सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रिमोट एक्सेस टूल का, जो कि एज ए बैकडोर आपके सिस्टम के ऊपर यूज़ किया जाता है। सपोज़ कोई किसी यूज़र ने कोई लॉगिन किया, तो आपकी उस यूज़र को अवेयर नहीं है, आपके सिस्टम के ऊपर एक ऐसा वायरस या ऐसा पार्ट ऑफ वायरस या कोई इंस्टॉल कर दिया गया कंपोनेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर, जो कि बाद में उसको विदाउट यूजिंग एनी एक्सेस प्रिविलेजेस आप किसी किस्म के लॉगिन किए बगैर अपने सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम नॉर्मली रिमोट एक्सेस टूल के तौर पे लेते हैं। कुछ और किस्म के आपके पास जो सॉफ्टवेयर के थ्रेट्स हो सकते हैं, उसमें जो एक नाम बोला जाता है, आप डेली लाइफ में सुनते हैं, मेलवेयर का नाम है। मेलवेयर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि इंटेंशनली डिज़ाइन किया गया है टू एक्सप्लॉयट, डिसेबल और डैमेज योर कंप्यूटर सिस्टम। तो आपके सिस्टम को एक्सप्लॉयट करने के लिए या उसकी फंक्शनैलिटी को डिसेबल करने के लिए या उसको डैमेज करने के लिए डिफरेंट किस्म के वेज हैं, जिन यानी कि डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके आप किसी सिस्टम की फंक्शनैलिटी को एक्सप्लॉयट कर सकते हैं। उस टेक्निक के हिसाब से, उस वर्किंग क्राइटेरिया के हिसाब से आप डैमेजिंग सॉफ्टवेयर को डिफरेंट किस्म के नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास सामने नज़र आ रहा है, ट्रोजन हॉर्स के नाम से एक मेलवेयर है। ये ऐसा प्रोग्राम है जो कि एक मिलीशियस मैनर में काम करता है। अपनी स्टेटेड फंक्शंस जो हैं, जो उसके कोई भी एक प्रोग्राम जो उसके डिज़ायर्ड फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के अलावा वो मिलीशियस वे में आपके सिस्टम के ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। इसको हम कहते हैं कि ये ट्रोजन हॉर्स है। सपोज़ आपका एक प्रोग्राम जो एक एग्जीक्यूशन है, आपकी कोई एक मोबाइल ऐप है जो कि कोई बिनाइन फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ की जा रही है। सपोज़ आप मिसाल ले लें, फ्लैश लाइट है, आपके मोबाइल की फ्लैश लाइट है, उसका काम है आपकी फ्लैश लाइट को टर्न ऑन करना। और फ्लैश लाइट आपने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल भी सी। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो वो हम बात कर रहे थे कि फ्लैश लाइट है। अब अगर वो फ्लैश लाइट आपके कॉन्टैक्ट तक एक्सेस कर लेती है, आपके मैसेज बॉक्स तक एक्सेस कर लेती है, इनबॉक्स तक, या आपकी ईमेल बॉक्स तक एक्सेस कर लेती है, तो हम कहेंगे कि ये ट्रोजन हॉर्स है। बेसिकली वो एप्लीकेशन अपनी डोमेन से हट के किसी दूसरी डोमेन में जाके फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो ट्रोजन हॉर्स की एक जो क्लासिकल वेरिएशन है वो है ट्रोजन म्यूल के नाम से। ये ऐसा प्रोग्राम है जो कि इमुलेट करता है एक लॉगिन प्रोग्राम को। सपोज़ एक यूज़र ने लॉगिन पेज खोला अपनी किसी भी अकाउंट पे लॉगिन होने के लिए, तो उसके सामने एक
लॉगिन का पेज खुलेगा, वो उस पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड देगा, तो उसको पासवर्ड एरर का मैसेज आएगा। बेसिकली होता क्या है कि वो आपका असल जो उस एप्लीकेशन का या उस आपके अकाउंट का या उस आपकी वेबसाइट का वो पेज नहीं होता, बल्कि वो ट्रोजन हॉर्स की तरफ से, या जैसे हमने इसके वेरिएशन की मिसाल लें, ट्रोजन म्यूल की का पेज होता है, जो कि आपसे आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है उसको ले लेता है। उसके बाद आपके पास एरर मैसेज आता है, विंडोज़ को प्रॉम्प्ट करती है कि ये एरर मैसेज है, और उसके बाद आपको दोबारा से असल वेबसाइट का पेज दे दिया जाता है। आप उसके ऊपर अपना असल आईडी और पासवर्ड जो है वो एंटर करते हैं, तो उससे क्या होता है जी, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो लॉगिन कर जाते हैं। तो अपेरेंटली यूज़र को कोई पता नहीं चलता, उसको यही फील होता है कि फ़र्स्ट टाइम मैंने पासवर्ड गलत टाइप किया था, अब सही टाइप किया तो मैं लॉगिन हो गया हूँ। लेकिन बेसिकली क्या था कि आपके लॉगिन के पेज को इमुलेट किया गया था बाय द ट्रोजन हॉर्स, विच इज़ ट्रोजन एम्यूल का नाम यहाँ पे हमने दिया। अब वो क्या है कि आपका पासवर्ड एक्सेस कर लिया गया, आपके पासवर्ड को अब यूज़ किया जाएगा ऑफ आवर्स में, या जब आपको विदाउट योर इन्फॉर्मेशन आपके पासवर्ड को। तो उसके लिए आप सारे समझते हैं कि डिफरेंट किस्म की आपकी एप्लीकेशन हैं। जब भी आप लॉगिन होते हो, देखिए जैसे कि बैंकिंग की एप्लीकेशन हैं, जब भी आप लॉगिन होते हो तो आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर मैसेज आ जाता है कि जी आप लॉगिन हो। डेफिनेटली अगर आप खुद लॉगिन हुए होते हो तो आपको पता होता है कि मैं लॉगिन हूँ, अगर नहीं लॉगिन तो डेफिनेटली समझ जाएं कि आपके पासवर्ड को स्टील कर लिया गया है बाय यूजिंग द ट्रोजन एम्यूल। तो उससे फिर आप डेफिनेटली अपना पासवर्ड चेंज करें, या कोई एंटीवायरस यूज़ करें, ताकि आपके सिस्टम के अंदर जो वायरस इंस्टॉल हो चुका है उसको ख़त्म किया जा सके। ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेटली इसके लिए डिफरेंट किस्म के फीचर्स प्रोवाइड करता है कि अगर कोई वायरस किसी लॉगिन पेज को इम्यूलेट करना, यानी कि जैसे आप सपोज़ मैसेज प्रॉम्प्ट ही है, तो वो मैसेज प्रॉम्प्ट डेफिनेटली किसी न किसी फीचर को यूज़ करके ही प्रॉम्प्ट किया जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ से जज कर सकता है कि ये आपका किसी ट्रोजन एम्यूल से मैसेज आ रहा है, कि आपका ये पासवर्ड गलत है, या प्रॉपर आपकी किसी एप्लीकेशन से आ रहा है, तो यहाँ से इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा आपके पास दूसरा जो ट्रोजन हॉर्स की वेरिएशन हो सकती है वो स्पाईवेयर है, जो कि नॉर्मली आपके डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स के साथ इंस्टॉल हो जाता है। स्पाई जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, ये आपके किसी किसी दूसरे लेक्टिमेट सॉफ्टवेयर के साथ, या आपके पास कोई एडवेयर आया या कोई शेयरवेयर एप्लीकेशन थी, आपके सिस्टम के साथ कोई ईमेल अटैच थी, आपने उसको इंस्टॉल कर लिया, तो वो ये वाला स्पाईवेयर जो सॉफ्टवेयर है विदाउट यूर नॉलेज आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल हो गया है। अब ये क्या करेगा, आपके पास डिफरेंट किस्म के पॉपअप ब्राउज़र विंडोज़ आ जाती हैं, आपको कोई सजेशन दी जाती हैं। अक्सर औकात आप देखते हो, आप कोई वेबसाइट का पेज खोलते हो तो वहाँ पे बड़ा सा डाउनलोड का लिंक आ रहा होता है, तो आप उस लिंक को क्लिक करते हो अपनी डिज़ायर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि बैकएंड पे वो कोई और एप्लीकेशन आपके सिस्टम के ऊपर डाउनलोड होना शुरू हो जाती है, या इंस्टॉल के केस में आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो जाती है। जब आप उसकी इंस्टॉलेशन देखते हो तो आपको पता चलता है कि नहीं, जो मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी थी ये तो वो नहीं है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि 80% ऑफ योर स्पैम डिलीवर्ड बाय स्पाईवेयर इन्फेक्टेड सिस्टम, कि आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू, स्पाईवेयर के थ्रू आपके 80% से भी अबव जो है वो आपके स्पैम इसी तरह से किए जाते हैं कि आपको डिफरेंट किस्म की फिशिंग से, या सोशल इंजीनियरिंग का जो हमने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा, कि डिफरेंट किस्म के पॉपअप्स आपके सामने आते हैं, आप उनको क्लिक कर बैठते हो। जब क्लिक करते हो तो डेफिनेटली आपको उसके अगेंस्ट कोई ना कोई डैमेज का सामना करना पड़ता है। एक और आपके पास जो वेरिएशन हो सकती है इसके अलावा, आपके पास ट्रैपडोर है, स्पेसिफिक यूजर आइडेंटिफायर और पासवर्ड दैट circumvents normal security procedures could be included in a compiler. How to detect them? आपके किसी एक ट्रैपडोर क्या है जी, कि आपका, मैं यूं कहूँ कि जो आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसके अंदर आप एक होल लूप होल छोड़ते हो, ताकि आप उस सिस्टम को मॉडिफाई करने जाएं, या उस सिस्टम के अंदर आप दोबारा से लॉगिन हो जाएं, तो आपको लॉगिन करने के लिए सपोज आपको यूज़र और उसकी आईडी और पासवर्ड ना ज़रूरत हो,
तो आप उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए आप एक लूप होल छोड़ते हो कि आप उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर लो। लेकिन वो अगर वो लूप होल किसी क्रैकर ने या अटैकर ने अचीव कर लिया तो डेफिनेटली वो आपके सिस्टम के ऊपर एक्सेस कर लेगा। या सपोज कोई प्रोग्रामर इंटेंशनली एक लूप होल छोड़ देता है। सपोज आप किसी इवेंट के अकर होने पे आप चाहते हैं कि बैंक को आपको एप्लीकेशन बना के दे रहे हैं, तो वो क्या क्या है जी, बैंक की ट्रांजैक्शन के हिसाब से आप चाहते हैं जब 1 मिलियन ट्रांजैक्शन आ जाए तो उनका सिस्टम खुद से अपडेट मांगना शुरू कर दे। अब वो अपडेट क्या है कि आपने वो जो अपनी अपनी एप्लीकेशन के अंदर बैकएंड पे एक ट्रैपडोर रखा हुआ है, जो आपने एक थ्रेशोल्ड रखा हुआ है कि ये वाला अगर थ्रेशोल्ड अचीव हो जाएगा तो डेफिनेटली उनको अपडेट करवाना पड़ेगा, डेफिनेटली दे वुड बी पेइंग यू फॉर दैट सर्विस। तो ट्रैपडोर इस तरह से इंटेंशनली भी हो सकता है, या आपका अगर किसी अटैकर ने वो ट्रैप डोर आपका एक्सेस कर लिया तो डेफिनेटली आपके लिए सिस्टम के लिए ये डैमेजिंग भी हो सकता है। इसके बाद आपके पास मेलवेयर, हमने पहले बात कर ली। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू एक्सप्लॉयट डिसेबल और डैमेज कंप्यूटर ट्रोजन हॉर्स में हमारी बात होगी। एक जो नया आपके पास नाम इन द फॉर्म ऑफ मेलवेयर आ रहा है या इन द फॉर्म ऑफ सम सिक्योरिटी थ्रेट आ रहा है, दैट इज़ द रैंसमवेयर। Ransomware locks up data via encryption, demanding payment to unlock. This is very interesting अटैक, और जो कि रिसेंटली बहुत से अटैकर्स की तरफ से यूज़ किया जा रहा है। रिसेंटली हमारे एक दोस्त के साथ भी ये मसला हुआ कि उसके थीसिस का काम था उस फाइल को, वो फाइल को किसी अटैकर ने इनक्रिप्ट कर दिया। इनक्रिप्ट करने के बाद उसने अपनी ईमेल भेजा, यानी कि जब उसने इनक्रिप्ट किया तो वहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल अवेलेबल थी जिसमें उसका ईमेल और उसका आईडी वगैरह पड़ा हुआ था। उसने फिर एक ईमेल सेंड की कि जी मैंने आपकी ये वाली फ़ाइल जो है उसको इनक्रिप्ट किया है, अगर आपको डिक्रिप्ट करने के लिए की चाहिए तो मुझे इतने पैसे देने में आपको वो की प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इससे क्या होता है कि आप किसी भी दूसरे रैंसमवेयर आपका ऐसा डैमेजिंग अटैक है जिसमें आप किसी कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करते हो। उस कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के बाद आप क्या करते हो कि उसकी जो भी फाइल है किसी एक फाइल के ऊपर आप एक उसको उसके डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हो। सपोज आपने उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया है। अब क्या है जी कि इसकी उसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपको एक की देनी पड़ेगी, और की वो उस अटैकर के पास है। वो डेफिनेटली आपसे डिमांड करेगा जी कि मुझे इतनी पेमेंट कर दें ताकि मैं आपको आपको डिक्रिप्टिंग की दे दूँ, तो आप उस डेटा को इनक्रिप्ट कर दें। तो इसलिए हमेशा आप अपने डेटा की कॉपीज रखें ताकि आपका कोई डेटा अगर इनक्रिप्ट हो गया है तो आप बजाय इसके कि उससे उसको पे करें, और डेफिनेटली वो आपके डेटा को दोबारा फिर इनक्रिप्ट कर सकता है और फिर दोबारा आपसे डिक्रिप्शन के लिए डिक्रिप्शन की प्रोवाइड करने के अगेंस्ट आपसे कोई पेमेंट मांग सकता है। तो डेफिनेटली इसके अगेंस्ट आप लोगों को चाहिए कि कॉपी रखें। ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्रिप्शन के अगेंस्ट किसी हद तक आपको फायरवॉल प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर इंक्रिप्शन का डिज़ाइन करने वाले ने या आपके रैंसमवेयर का जो कह लें डिज़ाइनर है या कोडर है, उसने इतना अच्छा उसको डिज़ाइन किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सका, तो डेफिनेटली वो आपके डाटा को इनक्रिप्ट करेगा। तो उसके अलावा आपके पास ट्रैपडोर, जैसे हमने बात की कि बैकएंड के ऊपर आपके पास एक लूप होल अवेलेबल है। आप यूज़र को, उसके एप्लीकेशन के यूज़र को उसका नहीं पता, आप उसको यूज़ करके उसको डैमेज कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं या आप अपना कंट्रोल एक्वायर कर सकते हैं। ट्रैपडोर के ऊपर, अगर ट्रैपडोर आपका किसी पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर एक्टिवेट होता है, सपोज जैसे मैंने कहा कि आपने एक इवेंट रखा हुआ कि जैसे ही 100 ट्रांजेक्शन होंगी या 2 ईयर्स के बाद ये वाला ट्रैप डोर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो उस वक्त उसको लॉजिक बॉम्ब कहते हैं। क्योंकि वो 2 साल या जी सपोज आपके उसमें पड़ा रहा, उसको एक्सेस करता रहा और आप के सिस्टम को उसका कोई पता नहीं था, तो उसमें वो आपका क्या है, जैसे ही उस इवेंट के आने पे वो अगर एक्टिवेट होता है तो हम उसको लॉजिक बॉम्ब कहते हैं। जितनी भी ये टेक्निक्स हैं सारे वायलेट करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ द लीस्ट प्रिविलेजेस। गोल फ्रीक्वेंटली इज टू लीव बिहाइंड रिमोट एक्सेस टूल फॉर रिपीटेड एक्सेस, जो मैंने बात यहाँ जहाँ से स्टार्ट की थी कि इसका गोल बेसिकली यही है कि आपके पीछे एक RAT रिमोट एक्सेस टूल छोड़ दिया जाए जो कि आपके सिस्टम को एक्सेस करने में हेल्प प्रोवाइड करे। इसके अलावा
एक आपके पास ट्रोजन हॉर्स या मेलवेयर की हो सकती है प्रोग्राम के थ्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा जो नेम आपके पास या दूसरी जो टेक्निक आती है वो आती है कोड इंजेक्शन। नाम से ज़ाहिर है आपके इंडिविजुअल सोर्स कोड के अंदर कोई ऐसा कोड इंजेक्ट कर दिया जाए, जैसे ही आपका वो वाला सोर्स कोड एग्जीक्यूट हो 20 जो तो वो जो इंजेक्टेड कोड है वो आपको किसी दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ ले जाए या दूसरी रूटीन्स की तरफ ले जाए, जो कि आपका वो वाली फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जो कि डिज़ायर्ड फंक्शनैलिटी आपकी नहीं है। When a system code is not malicious but has bugs, allowing executable code to be added or modified। जब आपके पास ऐसा कोड होता है जो कि खुद मिलीशियस नहीं होता लेकिन उसके अंदर ऐसे बग्स अवेलेबल होते हैं जो कि एग्जीक्यूटेबल कोड के अंदर कुछ एडिशन की जा सकती है या उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, तो हम इसको कहते हैं जी कोड इंजेक्शन अटैक है, कि उसके अंदर आपके कोड के अंदर नया कोड इंजेक्ट कर दिया गया है जो कि आपकी नॉर्मल एग्जीक्यूशन की बजाय आपको किस रूटीन्स को किसी मेलिशियस एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जा रहा है। रिजल्ट्स फ्रॉम पुअर आर इनसिक्योर प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। अगर आपने इनसिक्योर प्रोग्रामिंग पैराडाइम यूज़ किया हुआ है, सपोज आपने यहाँ पे जैसे मिसाल भी दी गई है कि आपने कोई बफर रखा है और अगर उसका ओवरफ्लो का ख्याल नहीं रखा, ठीक है जी, आप उस बफर के अंदर डाटा कॉपी करते करते उसके ओवरफ्लो से आगे निकल जाते हैं, तो डेफिनेटली दैट वुड बी अ पुअर प्रोग्रामिंग पैराडाइम। कॉमन इन लो लेवल लैंग्वेज लाइक सी और C++, हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर रन टाइम के अंदर ये चीज़ें चेक हो जाती हैं, लेकिन जहाँ पे आप पॉइंटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, पॉइंटर्स के थ्रू बेसिकली आप लो लेवल के ऊपर रैम के अंदर या मेमोरी के अंदर डिफरेंट लोकेशन को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपका क्या होता है कि अगर आपने ओवरफ्लो का ख्याल नहीं रखा हुआ तो आपका जो पॉइंटर है वो क्या होगा जी, वो आपकी रैम के अंदर अनडिजायर्ड लोकेशन पे जा सकता है, या आपके जो रिटर्न एड्रेस स्टैक के ऊपर आ रहा है वो रिटर्न एड्रेस डिफरेंट लोकेशन पे आपको लेके जा सकता है, और इस वीकनेस को आपके जो इंट्रूडर्स हैं या जो कोड इंजेक्ट करने वाले हैं वो यूज़ कर सकते हैं। गोल इज अ बफर ओवरफ्लो इन विच कोड इज प्लेस्ड इन अ बफर एंड एग्जीक्यूशन काज्ड बाय द अटैक, और उसको आपकी एग्जीक्यूशन किसी अटैक की वजह से होती है। कैन बी रन बाय स्क्रिप्ट किडीज। स्क्रिप्ट किडीज ऐसे अटैकर्स होते हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं होता, वो क्या करते हैं कि पहले से लिखा हुआ एक स्क्रिप्ट है, पहले से लिखी हुई कुछ जैसे आप सपोज इंटरनेट पे सर्च करें कि जी आप हैकिंग के लिए या किसी के वाईफाई के पासवर्ड को तोड़ने के लिए कोई कोड एक्सेस सर्च करें तो आपको डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस वहाँ पे मिलती हैं। तो इस तरह से स्क्रिप्ट की किडीज क्या करते हैं कि पहले से लिखा हुआ आपका जो कंपोनेंट है कोड का उसको यूज़ करके वो क्या कर सकते हैं, आपके सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और आपके सिस्टम की रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड इंजेक्शन अटैक। यहाँ पे एक प्रोग्राम आपको दिखाया गया है जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया है कि बफर ओवरफ्लो को आपका किस तरह से आ सकता है, जिसको बाद में जो कि आपको बाद में एक डैमेजिंग सिचुएशन की तरफ लेके जा सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बफर का साइज़ 10 रखा गया है और यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है इस आपके पॉइंटर के अंदर या इस एरे के अंदर जो भी कंसोल से या टर्मिनल से जो भी इनपुट वैल्यू आएगी यहाँ पे उसकी लेंथ पे कोई कंट्रोल नहीं रखा गया। सपोज अगर आपने 20 करेक्टर्स की यहाँ पे इनपुट दे दी है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, str कॉपी का फंक्शन यूज़ किया। str कॉपी का फंक्शन क्या करता है कि जी आपकी ये वाली कॉपी बफर के अंदर, ये वाली वैल्यूज बफर के अंदर कॉपी कर देता है। यहाँ पे बफर का साइज है 10। str कॉपी क्या करे, str कॉपी का फंक्शन क्या करता है कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग को कॉपी करता जाता है यहाँ तक कि आपके पास नल टर्मिनेटर करेक्टर आ जाता है। वो इस बफर के साइज़ का ख्याल नहीं रखता। डेफिनेटली यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है जो जिसको इस बफर में जाना चाहिए, जब वो ओवरफ्लो होगा तो वो किसी डिफरेंट लोकेशन पे चला जाएगा। अगर आप स्टैक यूज़ कर रहे हैं सपोज, तो आपके पास स्टैक के अपर लेवल के ऊपर आपको पता है रिटर्न एड्रेस होता है, तो अब ये जो ओवरफ्लो है ये आपके रिटर्न एड्रेस को एक डिफरेंट लोकेशन पे लेके जा सकता है, जिससे क्या होगा कि आपके डेफिनेटली आपका ये वाला जो नॉर्मल रूटीन में प्रोग्राम चलने चाहिए था वो आपको किसी डैमेजिंग सिचुएशन में या किसी अटैकर को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो आपके रनिंग फंक्शन को किसी और जगह पे ले जाए और वहाँ से आपको उसको डैमेजिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है।
कोड रिव्यू इसके लिए होना चाहिए डेफिनेटली। कोड रिव्यू इज़ ए टेक्निक टू अवॉइड दिस टाइप्स ऑफ बग्स। जैसे कि यहाँ पे बफर का साइज़ 10 है, लेकिन किसी किस्म की यहाँ पे कंडीशन नहीं रखी गई कि बफर के साइज़ को भी चेक किया जाए कि वो ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा। तो वो कहता है जी इसके लिए आप क्या है जी उसको कोड बेस के ऊपर इस कोड को रखते हैं और डिफरेंट किस्म के जो रिव्यूअर्स हैं वो उसको रिव्यू करते हैं। 2 रिव्यूवर्स या 3 रिव्यूवर्स ने उसको रिव्यू किया, उन्होंने उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को रिव्यू किया और उसके बाद वो उसको लाइसेंस जारी करते हैं कि आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली इसमें भी आपका अगर बहुत बड़ी अमाउंट का सॉफ्टवेयर है तो कोड रिव्यू के अंदर भी आपके एरर्स आ सकते हैं जिनको कि अटैकर्स अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक दिखाया गया कि कोड इंजेक्शन जो है डेफिनेटली इट इफेक्ट कि आपका ओवरफ्लो कितना है। अगर तो ओवरफ्लो आपका पैडिंग तक जाता है, पैडिंग बेसिकली बफर के अंदर, सपोज मैंने कहा कि जी आपके बफर का साइज 10 है, उधर से फ्रेम का साइज 12 है या 15 है, तो डेफिनेटली अगले जो 5 बाइट्स होंगे या आपके अगले जो 2 बाइट्स होंगे, दैट 2 बाइट्स वुड आल्सो बी द पार्ट ऑफ दिस फ्रेम। लेकिन इस केस में अगर तो पैडिंग के अंदर ओवरफ्लो आपका आ रहा है तो कोई इशू नहीं आता, क्योंकि आप उसी फ्रेम के अंदर हैं, वहाँ पे कोई दूसरी प्रोसेस की एड्रेस स्पेस नहीं है। लेकिन आप उस फ्रेम से अगर बाहर निकल जाते हैं, अगर आपका अदर वेरिएबल्स तक चले जाते हैं, ओवर रिटर्न वेरिएबल्स, आप दूसरे वेरिएबल्स को ओवर कर देते हैं, तो ठीक है जी, आउटकम क्या होगा जी, लॉजिकल सबवर्शन, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक आ सकता है, प्रोग्राम क्रैश कर सकता है। और उसके बाद अगर आपका ओवरफ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने यहाँ पे बात की कि आपके बफर का साइज 10 है और ओवरफ्लो में आप उसको 2000 तक ले गए, डेफिनेटली यू वुड क्रॉस द पैडिंग, यू वुड क्रॉस द अदर वेरिएबल्स। तो आपका रिटर्न एड्रेस है, डेफिनेटली ओवर रिटर्न द रिटर्न एड्रेस। आपने यहाँ पे क्या किया, इस लोकेशन के ऊपर आपके पास रिटर्न एड्रेस पड़ा हुआ था, आपने अगले फ्रेम में जो रिटर्न एड्रेस पड़ा हुआ था उसको भी ओवरराइट कर दिया। तो अब क्या होगा कि जब आप वहाँ से रिटर्न जाएंगे तो रिटर्न आप किसी और जगह पे चले जाएंगे और आपकी कोड इंजेक्शन यहाँ पे हो सकती है। इस डायग्राम को दिखाने का मकसद ये है कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द ओवरफ्लो, कि आपका बफर का ओवरफ्लो कितना है। मिसाल यहाँ पे सिर्फ इसलिए दी गई है कि बफर ओवरफ्लो आपको दिखा रहा है कि ये आपकी पुअर प्रोग्रामिंग है विच कैन लीड टूवर्ड्स अ डैमेजिंग सिचुएशन। ठीक है जी। Great programming required definitely for the first step of determining the bug and second step of writing exploit code. Yes, सबसे पहले आपने बग को डिटरमिन करना है और उसके बाद आपने एक्सप्लॉइट कोड, यानी कि and second step of writing exploit code, definitely yes, script kiddies can run pre-written exploit code to attack a given system। script kiddies से क्या कर सकते हैं जी कि वो पहले से प्री रिटन एक्सप्लॉइट कोड को यूज़ करके तो आपके सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बात की, अटैक कोड कैन गेट ए शेल विद द प्रोसेस ऑनर्स परमिशंस। अब अटैक कोड क्या करेगा, यू बेसिकली प्रोसेस ऑनर्स को नहीं पता कि ये किसी अटैकर की तरफ से कोड है, तो वो एक परमिशन एग्जेस्ट कर सकता है। डिपेंडिंग ऑन द बग, अटैक कैन बी एग्जीक्यूटेड अक्रॉस ए नेटवर्क यूजिंग अलाउड कनेक्शंस बाईपासिंग फायरवॉल्स। डेफिनेटली अब एक यूज़र की तरफ से उसने परमिशन लेने के बाद आया है जिसका कि यूज़र को नहीं पता। सपोज आपने कोई पासवर्ड मांगा, वो पासवर्ड आपका ओवरफ्लो की वजह से किसी और जगह पे चला गया, ठीक है, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, डिपेंडिंग ऑन बग अटैक कैन बी एग्जीक्यूटेड अक्रॉस ए नेटवर्क, एक नेटवर्क के ऊपर अटैक आ सकता है यूजिंग अलाउड कनेक्शन, और आपके सारे के सारे फायरवॉल्स को भी वो बाईपास कर सकता है। बफर ऑफ ओवरफ्लो कैन बी डिसेबल्ड बाय डिसेबलिंग स्टैक एग्जीक्यूशन और एडिंग बिट टू पेज टेबल टू इंडिकेट नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेट। वो कहता है बफर ऑफ ओवरफ्लो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर सकता है कि वो पेज टेबल के ऊपर एक बिट ऐड कर दे कि अगर इस लेवल से या इस रेंज से नेक्स्ट जाता है तो एग्जीक्यूशन आपकी रोक दी जाए, फर्दर एग्जीक्यूशन ना की जाए। यानी कि वही आप एक रिकॉर्ड रख के उसके एड्रेस स्पेस को रिकॉर्ड रख के है, तो ये भी ओवरफ्लो को आप एक कंट्रोल ही प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं कि इस, जैसे कि हमारे पास जो आपके इंटेलिजेंट कंपाइलर्स हैं उसके ऊपर जब आप ओवरफ्लो पे जाते हैं तो आपके पास मैसेज आ जाता है कि नहीं जी आप इस एड्रेस पे से ओवरफ्लो कर रहे हैं।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इस तरह से बचा लेता है कि आप कोड इंजेक्शन से बच सकते हैं अगर आप स्टैक डिसेबलिंग स्टैक एग्जीक्यूशन और एडिंग बिट टू पेज टेबल टू इंडिकेट नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेट। आपको एक बिट ऐड कर देते हैं पेज टेबल में कि आप एक नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेट में, जैसे कि हमने वैलिड इनवैलिड बिट पढ़ी थी जब हम पेज टेबल पढ़ रहे थे। वो कह रहा है जी ये आपके स्पार्क एंड x86 के अंदर अवेलेबल है, लेकिन फिर भी चूँकि नए से नए आपके अटैक्स हैं तो इसके अंदर सिक्योरिटी रिस्क अवेलेबल है। प्रोग्राम थ्रेड्स के अंदर अगली चीज़ आ जाती है जी वायरसेस क्या चीज़ है? कोड फ्रेगमेंट एम्बेडेड इन लेक्टिमेज प्रोग्राम। जब हम ट्रोजन हॉर्स की बात कर रहे थे, मेलवेयर की बात कर रहे थे, तो वो एक इंडिपेंडेंट पूरी की पूरी एप्लीकेशन, इंडिपेंडेंट पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। जब आप वायरस की बात करते हैं तो वायरस बेसिकली आपके एक लेक्टिमेट प्रोग्राम का कंपोनेंट बन जाता है, हिस्सा बन जाता है। यूज़र की अवेयरनेस के अलावा के बगैर कि यूज़र को अवेयर नहीं होता कि हमारे कोड के अंदर कोई ऐसी इंट्रोजन आ चुकी है। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, डिज़ाइन टू इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर्स। यानी कि आप जब आपने अक्सर देखा होगा कि एक फ़ोल्डर को जब आप ओपन क्लिक करते हैं तो उसके अंदर सेम नेम का फ़ोल्डर बन जाता है, फिर आप उसको क्लिक करते हैं तो उसके अंदर सेम नेम का फ़ोल्डर बन जाता है। दैट इज़ अ टिपिकल टाइप ऑफ वायरसेस, दैट इज़ वॉर्म्स। क्या आपका क्या है कि जी वो अपने आप को रेप्लिकेट करता जा रहा है, रेप्लिकेट करता जा रहा है, और है क्या कि आपकी एड्रेस पे एक्सेस कर रहा है, डेफिनेटली आपकी स्टोरेज जो है उसको एक्सेस कर रहा है, और आपकी सिस्टम की रिसोर्सेज जो हैं उसके उसको डैमेज कर रहा है। तो इसके अलावा वेरी स्पेसिफिक टू CPU आर्किटेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस, ये वायरसेस डिज़ाइन किए जाते हैं CPU के आर्किटेक्चर के हिसाब से, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ हो रहा है, और इसके अलावा आपका जो एप्लीकेशंस हैं यूजुअली बॉर्न वाया ईमेल और एज ए मैक्रो। नॉर्मली आपको एक ईमेल के फॉर्मेट में ये नज़र आते हैं। आपको एक ईमेल आती है जिसमें आप किसी थर्ड पार्टी की तरफ से कोई ईमेल, साथ में एक फ़ाइल अटैच होती है, आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, या आप एक लेक्टिमेट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता उसके साथ एम्बेड हुआ होता है आपका वायरस भी, तो जो कि आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है। वायरस ड्रॉपर क्या चीज़ है? इंसर्ट वायरस ऑन टू द सिस्टम। ऐसा टूल या जिस टेक्निक से आपके वायरस को आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया जाता है उसको हम कहते हैं वायरस ड्रॉपर। जब आपके मशीन के ऊपर ऊपर कंट्रोल एक्सेस कर लेता है कोई अटैकर, तो डेफिनेटली वो आपके सिस्टम के ऊपर वायरस ड्रॉप करता है, इंस्टॉल करता है, जिसको हम वायरस ड्रॉपर कहते हैं। वायरस ड्रॉपर इंसर्ट वायरस ऑन टू द सिस्टम। मेन कैटेगरीज ऑफ वायरस, लिटरली मैनी थाउजेंड्स ऑफ द वायरसेस। बेतहाशम आपकी वायरसेस की इकसाम है, जितने एंटीवायरसेस आ रहे हैं वायरसेस की इकसाम भी उतनी डिफरेंट आ रही हैं। तो मेजर जो आपकी वायरस की टाइप्स हो सकती हैं वो यहाँ पे लिस्ट आउट की गई हैं। सबसे पहला जो आपका एग्ज़ाम्पल है वो है जी फाइल या पैरासिटिक। ये कि वायरस किस तरह से काम करता है जी, कि ये अपने आप को किसी एक फ़ाइल के ऊपर अपेंड कर देता है। आपने कोई फ़ाइल लिखी है, उसके कंटेंट के अंदर ये वाला वायरस जो है वो अपेंड हो जाएगा। जैसे ही उस फाइल को ओपन किया जाता है तो वहाँ पे आपके कुछ रूटीन्स हो सकती हैं या कोई और इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं जो कि स्टार्ट हो जाती हैं। फाइल वायरस जो है, इट चेंजेस द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम सो दैट एग्जीक्यूशन जंप टू इट्स कोड। आपने एक फ़ाइल ओपन की, वहाँ पे आपको एक इंस्ट्रक्शन ऐसी मिली जहाँ पे जंप करवा दिया गया उस वायरस के कोड के ऊपर, और वहाँ से आपका क्या है जी, वो वायरस ने सिस्टम कंट्रोल ले लिया। और जो नॉर्मल हमने तो फाइल ओपन की हुई, लेकिन बैकएंड के ऊपर कोई और आपकी एक्टिविटी भी इंस्टॉल स्टार्ट हो गई है जो कि आपके सिस्टम को डैमेज कर रही है। इसके बाद आपका है जी बूट और द मेमोरी, द सेकंड टाइप ऑफ द वायरस। बूट क्या है जी? इन्फेक्ट्स द बूट सेक्टर ऑफ द सिस्टम। आपके सिस्टम के बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है। जब भी आप सिस्टम को बूट करते हैं तो ये रीस्टार्ट होता है, एग्जीक्यूशन करता है, और जब जब तक कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं हो जाता सिस्टम के अंदर, उस वक्त ये एग्जीक्यूट करता है। ये क्या कहता है जी? बूटेबल मीडिया को भी देखता है और उनको इन्फेक्ट कर देता है।
Viruses are also known as memory viruses because they do not appear in the file system. बूट वायरसेस को मेमोरी वायरसेस इसीलिए कहा जाता है कि ये रन टाइम के ऊपर जब भी आपका सिस्टम बूट पे आता है तो ये क्या करता है, ये बूटेबल मीडिया जो है उसको इन्फेक्ट करता है, ये फाइल सिस्टम के ऊपर नहीं जाता। अगला जो वायरस की किस्म है वो आपकी है जी मैक्रोज। मैक्रोज क्या करते हैं आप सब समझते हैं, हमने आईटीसी के कोर्स के अंदर भी पढ़ा था जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे थे या माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेल पढ़ रहे थे, मैंने आपको मैक्रोज लिखना दिखाए थे कि ऐसे छोटे कंपोनेंट फंक्शंस के होते हैं जो कि किसी एक ट्रिगर के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो बहुत से वायरसेस जो हैं वो लो लेवल लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं जैसे कि असेंबली लैंग्वेज और सी है। माइक्रो वायरसेस आर रिटन इन हाई लैंग्वेज। मैक्रो वायरसेस ऐसे हैं जिनको हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है जैसे कि विजुअल बेसिक। These viruses are triggered when a program capable of executing the macro is run. For example, a macro virus would be contained in a spreadsheet file. एक spreadsheet file के अंदर आपने एक मैक्रो लिखा हुआ है, जैसे कि पर्टिकुलर इवेंट आता है वो मैक्रो आपका ट्रिगर हो जाता है और वो ट्रिगर होने के बाद कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करता है जो कि आपके सिस्टम को डैमेज करती है। इसके बाद अगली आपके पास जो ऑप्शन है वो रूट किट की है। रूट किट क्या करता है कि जी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये आपके सिस्टम लेवल के ऊपर पे जाके रूट्स पे जाके कोई ऐसा इम्बेड कर देता है कोड जो कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है जब भी आपका सिस्टम रन होता है। तो बैकएंड पे चल रहा होता है, आपको नहीं पता चलता कि हमारे सिस्टम के बैकएंड पे आहिस्ता आहिस्ता आपके सिस्टम को डैमेज करता जाता है। अगली जो एग्जांपल आपकी यहाँ पे दिखाई जा रही है दैट इज़ द सोर्स कोड। It looks for source code and modifies it to include the virus and to help spread the virus. ये आपके सिस्टम के अंदर जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है या आपके पास जो भी सपोज सिस्टम चल रहा है उसके सोर्स कोड के ऊपर जाता है। सोर्स कोड के ऊपर कोड इंजेक्शन कह लें या आप यूँ कह लें, उसको मॉडिफाई करता है, उसको डिसेबल करता है, उसमें डिफरेंट किस्म की नई फिर डैमेजिंग एक्टिविटीज़ या रूटीन्स ऐड कर देता है जो कि आपको सिस्टम को डैमेज करती हैं। इसके बाद पॉलीमार्फिक है। पॉलीमार्फिक क्या है कि टाइम टू टाइम अपने आप को ये अपडेट करता रहता है। नॉर्मली जो आपके एंटीवायरसेस होते हैं वो इसके वायरस के सिग्नेचर्स को एक्सेस करके कि वायरस का बेसिकली एग्जीक्यूशन पैटर्न क्या है उसको डिटेक्ट करके कोई एंटीवायरस जो होता है वो वायरस डिटेक्ट करता है। जब भी एंटीवायरस बनाया जाता है तो हमें यानी कि हम कुछ प्री रिटन वायरसेस को देख के एक पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम उस एंटीवायरस को दे देते हैं कि अगर कोई एप्लीकेशन इस पैटर्न से चल रही है, इस पैटर्न से रूटीन्स को कॉल कर रही है तो दैट वुड बी वायरस। तो इसलिए जो पॉलीमार्फिक होते हैं वो क्या करते हैं टाइम टू टाइम अपने फंक्शनैलिटी चेंज नहीं करते, उस फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करने का वे चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, उसके लिए जिस टेक्निक से उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको चेंज कर लेते हैं, जिससे क्या होता है जी कि आपका एंटीवायरसेस जो होते हैं वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। आपके पास दूसरा जो इनक्रिप्टेड है, जैसे हमने पहले भी बात की, इनक्रिप्टेड वायरस इंक्लूड्स डिक्रिप्शन कोड अलोंग विद द इनक्रिप्टेड वायरस। अगेन to avoid detection the virus first decrypts and then executes। वो क्या होता है जी कि डिटेक्शन से अवॉइड करने के लिए इनक्रिप्टेड वायरसेस क्या करते हैं, आपके अपने पास एक डिक्रिप्शन का कोड भी रखते हैं। इनक्रिप्टेड आपका जो रूटीन आपकी किसी सिस्टम को डैमेज करे जिसको हमने वायरस कहा, वो अपने साथ एक डिक्रिप्टिंग कोड भी रखता है। तो नॉर्मली जब डिटेक्शन होती है तो उस वक्त तो वायरस डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, बाद में उसको इनक्रिप्ट करके उसकी असल रूटीन को एग्जीक्यूट करके आप क्या कर सकते हैं जी, एग्जीक्यूशन उस पर्टिकुलर वायरस की जो भी एग्जीक्यूशन उसको परफॉर्म कर सकते हैं और सिस्टम डैमेज हो सकता है। उसके बाद आपका अगली ऑप्शन स्टील्थ की है। आप ये सिस्टम क्या करता है कि आपका जो भी डिटेक्शन का सिस्टम है जो कि वायरस को डिटेक्ट करता है उसकी डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स को क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। तो फॉर एग्जांपल it could modify the read system call so that if the file it has modified is read
द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द कोड इज रिटर्न रेदर देन द इन्फेक्टेड कोड। आपने क्या किया कि एक फाइल के ऊपर कि एक फाइल को इनक्रिप्ट किया है, तो उसमें आपका वायरस पड़ा हुआ है। जब भी वो रीड्स की सिस्टम कॉल को इस तरह से अपडेट कर देता है कि जब भी रीड की सिस्टम कॉल आती है उस फाइल के ऊपर, तो वो उसको ओरिजिनल डाटा ही देता है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में नहीं देता। तो यूज़र को ऐसे लगता है कि फ़ाइल हमारी इनक्रिप्टेड नहीं है, वो प्रॉपर है। और लेकिन जो एक्चुअल फाइल एग्जिस्ट कर रही होती है वो आपकी डैमेज होती है, उसके अंदर अवेलेबल होता है वायरस का इफेक्ट। इसके बाद है जी मल्टीपल टाइट। मल्टीपल टाइट क्या है? अ वायरस ऑफ दिस टाइप इज एबल टू इन्फेक्ट मल्टीपल पार्ट्स ऑफ ए सिस्टम इंक्लूडिंग boot sectors, memories and the files. This makes it difficult to detect and contain। वो क्या करता है कि सिस्टम मल्टीपल टाइट इसीलिए इसको कहा गया कि डिफरेंट किस्म के पार्ट्स को आपके सिस्टम को वो डैमेज करता है। उसके बाद आखिरी जो टाइप यहाँ पे हमने जिक्र की, इसके अलावा और भी बहुत सी हो सकती हैं। आर्मर्ड है, इसको इस तरह से लिखा जाता है कि ये आपके एंटीवायरसेस या रिसर्चेस के लिए इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। इट कैन आल्सो बी कंप्रेस टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिसइंफेक्शन। इसको भी आर्मरिंग से मुराद यही है कि ऊपर एक लेयर होती है, इसको इंक्रिप्ट कर दिया जाता है। तो यूज़र जब भी आपका एंटीवायरस चलता है तो उसको पता नहीं चलता, इसके पैटर्न्स को नहीं जज कर पाता, उसको नहीं पता चलता कि ये आपका वायरस है या कोई आपकी लेक्टिमेट सॉफ्टवेयर है। तो लेकिन जब इसने अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है तो उस वक्त वो उसको डिक्रिप्ट करके वो वाला फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे कि नेटवर्क थ्रेड्स क्या हैं। इसमें हमने प्रोग्राम थ्रेड्स को देखा। थैंक यू सो मच।